शाहीन बाग में बीते एक महीने से जो मुजाहरा चल रहा है उससे इतर एक मुजाहरा एक और हो रहा है जहां पूरे मुल्क को सीख लेने की जरूरत है। कैसी है एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ शाहीन बाग में मुजाहिरे की वो तस्वीर है जहां के मुजाहिरे ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ कुरैजी के लोगों का मुजाहिरा देखिए जहां सड़कों के किनारे खड़े ये लोग एहतजाज दर्ज भी करा रहे हैं और ट्रैफिक का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। आपने सीएए की मुखालफत में अभी तक तशद्दुद या सड़क को जाम करना ही देखा होगा। मशरकी दिल्ली के कुरैजी में कई दिनों से मुजाहिरा कर रहे इन लोगों पर मीडिया की नजर इसलिए नहीं गई क्योंकि इनके मुजाहिरे से किसी आम शहरी को परेशानी नहीं हो रही है। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों की तादाद में खड़े होकर हाथ में मोमबत्ती और तिरंगा फहराकर ये लोग मुजाहिरा कर रहे हैं। इनके मुजाहिरे से लोगों को परेशानी न हो इसलिए ये लोग खुद ही ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर आप पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि शाहीन बाग की मसरूफ रोड पर लोग एक महीने से बैठे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसको हम साइलेंट तरीके से और जो यहाँ की गाइडलाइंस है उसको जो है मद्देनजर रखते हुए हम जो है उसको फॉलो करते हुए जो है उसका विरोध कर रहे हैं ताकि किसी को परेशानी भी ना हो और हमारा विरोध जारी रहे। मैनेज कर रहे हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, कि हम नहीं चाहते किसी को कोई परेशानी हो। शांतिपूर्ण हमारा प्रदर्शन चल रहा है। कुल मिलाकर ये मुजाहिरीन मुखालफत भी दर्ज करा रहे हैं और इससे आम लोगों को परेशानी भी नहीं हो रही है। शाहीन बाग के मुजाहिरीन को कुरैजी के मुजाहिरीन से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जामिया मिलिया इस्लामिया में आज बड़ा मुजाहरा, दरअसल कल बड़ा मुजाहरा हुआ जिसमें एएमयू और जेएनयू के साथ साथ कई दीगर कॉलेजेस के तलबा ने भी शिरकत की। उस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कई इल्जाम भी लगाए गए। गुज़िश्ता 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस दाखिल हुई थी। लाइब्रेरी में तोड़फोड़ के साथ साथ उस वक्त कुछ तलबा के साथ पुलिस ने बदसलूकी भी की थी। इस वाक़े को गुजरे एक महीने हो चुके हैं। इसी की मुखालफत करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर एएमयू, जामिया और जेएनयू के तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज कराया। मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ साथ सरकार पर भी कई इल्जामात लगाए। इस दौरान नारेबाजी होती रही और तमाम तलबा उस वाक़े की मजम्मत करते नजर आए। 200 से 300 मीटर का फासला है। उस आप फासले को तय करते हुए लाइब्रेरी तक घुस जाते हो, उस लाइब्रेरी को वैंडलाइज कर देते हो, तोड़ देते हो, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले बच्चों को बेरहमी से मारते हो। लॉ फैकल्टी की एक छात्र की बाईं आंख की रोशनी चली गई है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। कई लोग हैं जिनको काफी सीरियस और गंभीर चोटें आई हैं। उसके बाद आप उन बच्चों को वहां से डिटेन करते हो, डिटेन करके हाथ रेस करा के एक अपराधी की तरह उन बच्चों को आप इस कैंपस से डिटेन करके लेके चले जाते हो। हमारी वीसी से यही मांग है कि दिल्ली पुलिस पे इस कार्रवाई के लिए तुरंत एफआईआर दर्ज कराएं। तो दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पे लाठीचार्ज की थी 15 दिसंबर को, उसका पूरा एक महीना आज हो चुका है। तो उसी को देखते पूरे देश में आज हम लोगों ने कॉल दी थी कि जामिया चलो। उसी को देखते हुए देश की तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र, नेता और एक्टिविस्ट यहाँ पर आए थे अपने अपने साथियों के साथ में। तो ये भीड़ आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये एक जो भीड़ थी ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है। सरकार देख लीजिए किस तरीके से अंधी बहरी गूंगी हो चुकी है, क्योंकि जो देश का मुस्तकबिल है, जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, वो क्या चाहता है? वो अमन शांति चाहता है, वो भाईचारा चाहता है, गंगा यमुना की तहजीब चाहता है। लेकिन ये सरकार कहीं ना कहीं इस तहजीब को खत्म करना चाहती है। उसी को देखते हुए आज जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे तमाम देश के छात्र एक्टिविस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज ये एक जॉइंट स्टूडेंट्स कॉल है। हर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर स्टूडेंट्स आए हुए हैं और हमारा ये जो आज का जॉइंट कॉल है वो एफआईआर न दर्ज होने के खिलाफ है। क्योंकि जिस तरह से 15 तारीख को क्रैक डाउन हुआ, दिल्ली पुलिस का इलीगल ट्रेसपास किया जामिया मिलिया में, आज 15 तारीख एक महीना हो गया, लेकिन हमारी वीसी साहिबा एफआईआर नहीं दर्ज करा पाई है।
इसलिए आज हम यहाँ फिर से इकट्ठा हुए हैं। तो हमारी जो लड़ाई है इंसाफ की लड़ाई है। इंसाफ ये कि हमें आप पुलिस ब्रुटैलिटी से इंसाफ दिला दो, और ये जो ब्लैक लॉ बनाया है, ये जो CAA, NRC और NPR ब्लैक कानून लाया है, ये संविधान के खिलाफ है। इस लड़ाई में हम आज संविधान के खिलाफ आज हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लड़ते रहेंगे जब तक सरकार इस ब्लैक लॉ को वापस नहीं लेगी। शाहीन बाग के साथ साथ जामिया में चल रहे मुजाहरे की हिमायत करने के लिए पंजाब से भी कसीर तादाद में लोग पहुंचे। इन लोगों ने भी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया और कहा कि वो आगे भी मुजाहिरीन की हिमायत करते रहेंगे। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स पर और CCA NRC के नाम पर नाम पर जो मुस्लिम भाईचारे को ये तशद्दुद कर रही है, हम उसकी सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि हमारी जथेबंदी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा, हम सिख पहले हैं, बाद में हम जथेबंदी के हैं। हमारी जथेबंदी ने इनको सपोर्ट की है। आज हम 500 की गिनती में सपोर्ट करने आए हैं। कल अगर ये हमें बुलाएंगे, हम 5000 और 50,000 भी आएंगे। जामिया और शाहीन बाग का मुजाहरा लगातार जारी है, लेकिन मसले का कोई हल फिलहाल दिखता नजर नहीं आ रहा। CAA और NRC की मुखालफत तो यहाँ हो ही रही है। इसके साथ साथ आज जो AMU JNU के साथ साथ कई जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों से यहाँ स्टूडेंट आए, वो इसीलिए आए थे कि जो जामिया में 15 दिसंबर के दिन या रात में जो कार्रवाई हुई पुलिस की, उसकी वो मुखालफत दर्ज करा सके। आज बड़ी तादाद में लोग यहाँ जुटे थे, ये बात सही है, लेकिन इस सिलसिले में हो या फिर CAA और NRC की बात हो, दोनों ही मामलों में अभी कोई भी मसले का हल निकलता नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन प्रदीप के साथ मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि 15 दिसंबर 2019 को लाइब्रेरी में तलबा पर पुलिस कार्रवाई मामले में FIR दर्ज करवाने के लिए जामिया इंतजामिया अब जल्दी ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। जामिया इंतजामिया पुलिस के कई आला अफसरान को अपनी शिकायत भेजकर FIR दर्ज कराने की मांग कर चुका है। मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। ये मैंडेट दिया गया जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो 15 दिसंबर 2019 को जो लाइब्रेरी में घटना हुई थी, पुलिस एंटर करी थी और छात्रों की पिटाई हुई थी, उनके साथ वायलेंस हुआ था, इस मामले में अब जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट मूव करेगा FIR की मांग के लिए, निर्देश के लिए। 156(3) CRPC के तहत जो है ये एप्लीकेशन फाइल की जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट से हमारी मांग होगी कि इस मामले में पुलिस को निर्देश दे कि वो FIR दर्ज करे, क्योंकि अब तक जो है जामिया की जो कंप्लेंट थी उसके ऊपर पुलिस की तरफ से कोई भी FIR दर्ज नहीं हुई है। और असम के रिवायती त्योहार बिहू को रियासत गिर पैमाने पर मनाया जा रहा है। हालांकि ये त्योहार भी CAA की मुखालफत का मरकज बन गया है। आम लोगों ने इस त्योहार के मौके पर CAA और NRC के कागजात नजर आतिश किए। अवाम ने हुकूमत से शहरियत कानून वापस लेने की अपील की और इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने CAA के खिलाफ नारेबाजी की। CAA और NRC की जहां एक जानिब मुखालफत हो रही है, तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें कई मुस्लिम दानिशरान भी मौजूद रहे। इस दौरान NRC और CAA की हिमायत में लोगों ने अपनी बात रखी और इसे मुल्क के लिए जरूरी करार दिया। RSS के सीनियर लीडर इंद्रेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि CAA के खिलाफ एहतजाज करने वालों को पहले इसे पढ़ देना चाहिए। इस डिबेट में पहली बार डिसाइड हो गई है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर जुल्म है। देश में आवाज ये उठनी चाहिए थी, स्टॉप दिस ऑल क्रूएलिटीज अगेंस्ट माइनॉरिटी के खिलाफ जुल्म पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। दिस शुड बी द मूवमेंट हेयर। दूसरी बात, जब ये बात उठी कि वहाँ पर तो अहमदिया, शिया, वोरा आदि के साथ साथ बलूच पर, बाल्टी पर, कश्मीरी पर, सिंधी पर भी जुल्म है, ये एक बैड करेक्टर सर्टिफिकेट इस्लाम को मिलता है कि मुस्लिम देश में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए जो मुसलमान भड़के हैं और जिन पार्टियों ने भड़काया है, उन्होंने डेमोक्रेसी का, सेकुलरिज्म का और मानवता का घोर कत्लेआम किया है। वो कहीं से अप्रिशिएट नहीं हो सकते। जो मेरे दोस्त हैं मुस्लिम दोस्त, उनसे कहना चाहूँगा कि
अल्लाह का शुक्र करें, बहुत अच्छे मुल्क में रह रहे हैं, बहुत बेहतर मुल्क है। अल्लाह ने सारी यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं, हर चीज़ को अपने ऊपर ना ओढ़ें। अब आपका सीए से कोई मतलब नहीं है, कोई खुदा न खास्ता कैंप में नहीं जा रहा। पुराने आप यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को हिंदुस्तान से कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं उखाड़ सकता। सदियों से यहाँ रह रहे हैं, इंशाल्लाह रहते चले आएंगे। लेकिन हर चीज़ को आप ओढ़ लें, अरे ये हो जाएगा वो हो जाए, खदशात पे ज़िंदगी ना गुजारें। अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह से डरें। किसी सरकार से, किसी मिनिस्टर से या किसी प्रधानमंत्री से डरने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री तो हमेशा उन्होंने मुसलमानों के फेवर में बात की है, कभी उनकी मुखालफत में एक लफ्ज़ नहीं कहा उन्होंने। और दरअंदाजों पर ममता बनर्जी की पोल अब खुल गई है। ममता बनर्जी आज सीएए की मुखालफत में बोल रही हैं। उस कानून के खिलाफ उनकी हमेशा से ये राय नहीं थी, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पहली किताब में किया है। आज जो ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी के खिलाफ खड़ी हैं और इसकी मुखालफत की सबसे बड़ी आवाज हैं, क्या आप मानेंगे कि वो वक्त बहुत पहले का नहीं है जब दीदी ने 2006 में एक किताब लिखी और उसमें लिखा कि कैसे बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से आ रहे लोग रियासती नहीं, मुल्क के लिए बड़ी मुसीबत हैं। स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी किताब में ममता ने खुद इसका जिक्र किया है। स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी के पेज नंबर 45 में ममता लिखती हैं, बड़ी तादाद में दरअंदाज मगरबी बंगाल के बॉर्डर जिलों में हर दिन की बात है। मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के आसपास के जिलों में बड़ी तादाद में राय दहिंदान दोहरी वोटिंग सहूलियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिलाशुबा हुक्मरां पार्टी सीपीआई-एम के उम्मीदवारों के इम्कानात के हक में असर डालते हैं। लेकिन अब मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बुध को कहा कि उनकी रियासत 17 जनवरी को नई दिल्ली में मरकजी सरकार की जानिब से बुलाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर की बैठक में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ को भी चैलेंज दिया कि वो मरकजी सरकार के इशारों पर नहीं चलने के लिए रियासती सरकार को बर्खास्त कर दें। तो इस पर बीजेपी के लीडर क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। जो घुसपैठिया आ रहा है बांग्लादेश से, जो मुस्लिम घुसपैठिया आ रहा है, जो अत्याचार करके यहाँ आ रहा है और पैसा लेकर भी आ रहा है, डॉलर लेकर भी आ रहा है, उसको और यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम उठाएगा और वो वोट देगा। इसी एक प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी किया है। बता दें कि एनपीआर, शरीयत तरमीमी कानून और एनआरसी की लगातार खुलकर मुखालफत कर रही ममता बनर्जी ने कहा है कि मगरबी बंगाल सरकार ने पहले ही रियासत में एनपीआर को अपडेट करने के अमल पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और निर्भया केस के चारों कसूरवारों की फांसी की तारीख 22 जनवरी से अब आगे बढ़ सकती है। क्या कहते हैं वकील और कैसे बढ़ेगा अब पूरा मामला आगे, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुल्क को इस वक्त जिस एक तारीख का इंतजार है वो 22 जनवरी इसलिए है क्योंकि निर्भया के इंसाफ के लिए वही तारीख मुकर्रर की गई थी। लेकिन अब निर्भया केस के चारों कसूरवारों की फांसी की तारीख 22 जनवरी से आगे बढ़ सकती है। निर्भया केस के एक कसूरवार मुकेश कुमार की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई। समाअत के दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि जब तक निर्भया के चारों कसूरवारों की मर्सी अपील खारिज नहीं हो जाती है, तब तक किसी एक को भी फांसी नहीं दी जा सकती। वकील ने यह भी कहा कि बाकी के 3 कसूरवार अगर मर्सी अपील दाखिल करने से मना कर देते हैं, तभी सभी को फांसी दी जा सकती है। मर्सी अपील ठुकराए जाने के बाद भी कसूरवारों को 14 दिनों का वक्त देना होगा। दिल्ली सरकार के वकील की दलील सुनने के बाद जस्टिस मनमोहन ने कहा कि अगर ऐसा कानून है तो ये कानून सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप पूरी तरह से कि जो ऑर्डर हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है, कि पूरी तरह से इस केस को ढीले करने की कोशिश की गई है। उन्नाव में रहने वाले जेल रिफॉर्मर डॉक्टर प्रदीप रघुनंदन ने निर्भया के गुनहगारों को फांसी पर चढ़ने से पहले गरुड़ पुराण सुनाने की ख्वाहिश जताई है। उनके शरीर ने जो कर्म किया है उसके अनुसार जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय विधि व्यवस्था, उसके तहत उनको दंड सुनिश्चित कर दिया गया है। लेकिन उनका आगे का जन्म, जैसा कि भारतीय धर्म अनुसार हम लोग मानते हैं कि आत्मा पुनः जन्म लेती है, वो कलुषित न हो, वो पुनः इस तरह के आचरण में संलिप्त न हो, वो भटकाव में न हो, तो इन सारी मानसिक स्थितियों से बचाने के लिए
गरुड़ पुराण सुनाए जाने की हमने उनसे मांग की है। कुल मिलाकर मुल्क तो इंतजार कर रहा है उस तारीख का जो कोर्ट ने 22 जनवरी के रूप में तय की थी, इन कसूरवारों के आखिरी दिन के तौर पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और कांग्रेस हमेशा मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए ज्यादातर एक ही जुमले का इस्तेमाल करती है, बोलने की आजादी। लेकिन खुद कांग्रेस बोलने की आजादी के खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस इत्तेहाद की जेर इख्तियार रियासत महाराष्ट्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। एक प्रोफेसर को इसलिए छुट्टी पर भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी मुखालफत दर्ज कराई थी। फिल्म उड़ी में मनोहर पर्रिकर का किरदार अदा करने वाले योगेश सोमन एक थिएटर आर्टिस्ट हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी के एकेडमी ऑफ थिएटर और आर्ट्स के डायरेक्टर भी हैं। सोमन को मुंबई यूनिवर्सिटी ने जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। वजह सिर्फ इतनी है कि सोमन ने बोलने की आजादी के तहत राहुल गांधी के बयान की मुखालफत में एक वीडियो शेयर किया था। खरंय राहुल भाऊ, तू खरंच सावरकर नाहीस, कारण त्यांच्यातलं तुझ्यात काहीच नाहीये, ना त्याग, ना तेज, ना तर्क, ना तळमळ, ना तिखटपणा, यातलं काहीही नाहीये। पण खरं तर तू, मला वाटतं, गांधीही नाहीयेस, कारण त्यांच्यातलंही तुझ्यात काही नाहीये। कसं आहे, लग्नानंतर भारतीयांना पटेल असं एखादं आडनाव असावं म्हणून तुझ्या इंदिरा आजीला आणि फिरोज आबांना गांधीजींनी हे आडनाव दिलंय म्हणे। आधी तो इतिहास जाणून घे। सध्याची तुझी अवस्था म्हणजे आधीच मरकट, त्यात मद्य प्यायलेला अशी आहे, पण तरीही तुझ्या आजच्या पप्पूगिरीचा मी। प्रोफेसर सोमन ने पिछले महीने 14 दिसंबर को ट्वीट कर ये 51 सेकंड का वीडियो शेयर किया था। योगेश सोमन ने राहुल गांधी पर यह हमला उनके सावरकर वाले बयान को लेकर किया था, जिससे तनाजा खड़ा हुआ था। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। प्रोफेसर योगेश सोमन पर कार्रवाई को महाराष्ट्र सरकार में मुआविन एनसीपी ने जायज करार दिया। इतना ही नहीं, इशारों में एनसीपी ने सरकारी अफसरों को इंतबाह भी दे दिया। महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी हो, कर्मचारी हो या उससे संलग्न कोई भी विभाग में काम करने वाला व्यक्ति हो, उसे किसी भी पार्टी या संगठन के प्रचार करने का अधिकार नहीं है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। सवाल है कि जो कांग्रेस राय जाहिर करने की आजादी की दुहाई देती है, वो कांग्रेस प्रोफेसर को जबरन छुट्टी पर भेजने पर क्यों खामोश है? क्या किसी यूनिवर्सिटी या सरकारी इदारे में काम करने वाले शख्स को अपनी बात कहने का हक नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।